हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। आज हम खड़े हैं ऐसे स्थान पर जो लास्ट बॉर्डर है गुजरात सीमा का और उदयपुर जिला और डूंगरपुर जिले के बीच में हम खड़े हैं। डूंगरपुर विधानसभा, उस विधानसभा में हमारे बीच एक ऐसे धर्म प्रेमी 36 कौमों को साथ में लेकर चलने वाले कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हमारे बीच है लाल शंकर जी घाटिया, जो पूर्व में चुनाव लड़े। इनका कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा, 2 बार चुनाव लड़े हैं ये। इनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे एकता समाचार के माध्यम से। आइए हम आपको ले चलते हैं डूंगरपुर विधानसभा, उस विधानसभा के बारे में रूबरू होते, कुछ पल इनके साथ हम बिताते हैं। सर, पहले तो एकता समाचार में आपका स्वागत है। सर, बताइए, आपका परिचय बताइए। धन्यवाद राजू भाई। मेरा नाम लाल शंकर घाटिया है। मैं बोरकापानी में रहता हूँ और मेरा पैतृक गाँव है तलैया। सबसे पहले मैं 1976 में लैम बिछीवाड़ा का चुनाव लड़ा। इसमें मैं जीता। जीतने के बाद में लैम का अध्यक्ष बना। उसके बाद में धीरे धीरे मैं हमारे सस्ते अनाज की दुकान में कार्य करता। लोगों से अच्छी अप्रोच हुई। अप्रोच होते होते सभी लोगों ने मिलकर कहा कि साहब आप सरपंच के लिए उम्मीदवार हो जाओ, हम आपको वोट देंगे। तो उस वक्त आज की 4 पंचायतें हैं, वो पहले तलैया पंचायत एक थी। उसमें मैंने चुनाव लड़ा तो कम से कम 80% वोटों से मैं जीता और यहाँ का सरपंच बना। 15 साल तक मैंने सरपंच का काम किया। उसके बाद में 1995 में मैंने पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा। जीतने के बाद में मैं बिछीवाड़ा पंचायत समिति का उप प्रधान बना। अच्छा कार्य किया और लोगों में अप्रोच बढ़ाई। कांग्रेस पार्टी को संगठित करने में हमने बहुत दौड़ धूप की। इसकी वजह से मुझे नेक्स्ट में जब 2000 में चुनाव हुए, उस चुनाव में मुझे टिकट मिला और ये कहा गया कि यदि आप जीतते हैं तो आपको प्रधान बनाया जाएगा। मैं 2000 में पूरी 48 पंचायतें थी। बिछीवाड़ा पंचायत समिति में 48 पंचायत थी। वहाँ पर हमने उम्मीदवार खड़े किए और हमारे 27 वार्ड बनाए थे। उसमें 27 में से 24 वार्ड को हमने जिताया। जिताने के बाद में प्रधान बना। प्रधान बनने के बाद में जो कोई भी कार्य थे लोगों के हित के, वो कार्यक्रम करते रहे। उसके बाद में राजस्थान में सरकार थी कांग्रेस की। उस वक्त राजीव गांधी पाठशाला खोद रहे थे, तो मैंने उस वक्त जलदाय मिनिस्टर सीपी जोशी साहब थे। इनको पूछा कि साहब हमारे यहाँ राजीव गांधी पाठशाला की ज़्यादा आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा 25 लड़के लेके जो भी आवे 8वीं पास उसको नौकरी दो और उसका सिलेक्शन करो। हमने बिछीवाड़ा पंचायत समिति में 313 राजीव गांधी पाठशाला खोले। उसके बाद में पुनः 2005 में चुनाव हुआ। उसमें फिर मैंने पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद में फिर मैं प्रधान बना। प्रधान बनकर अच्छा कार्यक्रम किया तो लोगों ने मेरे पे विश्वास किया। मैंने कभी जातिवाद और भेदभाव नहीं किया, सबको साथ में लेकर सबके विकास के काम करते रहे। और फिर इसी प्रकार हमारे इंटरव्यू होते रहे। मेरे को 2008 में हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और विधानसभा अध्यक्ष ये प्रदेश अध्यक्ष सम्मान्य सीपी साहब थे, इनके द्वारा टिकट दी गई। उसमें हमारे खोड़निया साहब ने सिफारिश भी की कि ये आदमी जीतने वाला है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ और ये जीतेगा और निश्चित जीतेगा। मैं जीता और 2008 से 2013 तक हमने अच्छा कांग्रेस का काम किया, कांग्रेस का भी काम किया और मैंने विभिन्न संगठन में विभिन्न पदों पर काम किया। सबसे पहले मैं पंचायत समिति बिछीवाड़ा में ब्लॉक सेवा दल का अध्यक्ष था।
उसके बाद में दिनेश जी के साथ, दिनेश जी डूंगरपुर जिले के जिला अध्यक्ष थे, तो उस वक्त मैं उनके साथ में उपाध्यक्ष था और अच्छा काम किया। जब हमारे गुजरात से इंदिरा ज्योति आ रही थी, अहमद पटेल साहब लेके आ रहे थे, उसमें रात दिन मेहनत करके हमने इस कार्यक्रम को अच्छा सफल बनाया। और इसके काम करने के बाद में जैसे हम जीतते गए और लोगों में प्रचार प्रसार होता रहा, हमने बहुत अच्छे काम किए। उसके बाद मेरे को 2013 में टिकट मिला। उस वक्त मोदी लहर थी। मोदी लहर में मात्र 3700 वोटों से मैं हारा। हार का कारण यह था कि हमारे कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार निर्दलीय खड़ी हो गई, इसलिए मुझे हारना पड़ा। उसके बाद भी जैसे ही 2014 में लोकसभा के चुनाव हुए, तो जो वोट मेरे को मिले थे उससे हमने 3000 की बढ़त देके और रेशम मालवीय का भी प्रचार किया, अच्छा काम किया। काम करने के बाद में मुझे पार्टी ने जब भी आदेश किया कि आपको बूंदी का पर्यवेक्षक बनना है, तो बूंदी में जाके कार्यक्रम किया। उसके बाद मेरे को आदेश हुआ कि आपको 2012 में खेड़ ब्रह्मा सीट पे जो हमारा प्रत्याशी है अश्विन कोटवाल, उसको जिताना है। हम वहीं पर डेरा जमा के रहे और अश्विन कोटवाल को हमने जिताया। उसके बाद में 2017 में फिर यहाँ से भिलोड़ा से हमारे जोशियाड़ा साहब थे, अनिल जोशियाड़ा, उनको जिताने के लिए हमारी ड्यूटी लगाई गई, तो हमने अनिल जोशियाड़ा को भी बहुमत से जिताया। उसके बाद जब नोटबंदी हुई तो AICC ने मेरे को असम का कोऑर्डिनेटर बनाया। मैं असम में 5 जिले दिए थे, उन 5 जिलों में नोटबंदी का प्रचार किया और जो लोग मर गए थे इनके बारे में जानकारी देते हुए अच्छा काम किया। और जब 2018 में हमने इतनी तैयारी की थी कि हम कम से कम 40 से 50 हज़ार वोटों से जीते, ऐसी तैयारी की थी, लेकिन पता नहीं मेरी टिकट काट दी गई। तो जब अशोक गहलोत साहब और दिनेश खोड़िया साहब ने कहा कि घाटिया जी पार्टी का काम करो, कभी भी मौका मिला आपको मौका मिलेगा, लेकिन अभी किसी भी हालत में कांग्रेस पार्टी को जिताना है, इसलिए आप जी जान लगा दो और कांग्रेस प्रत्याशी को जिताओ। हमने पूरे विधानसभा क्षेत्र में हमने पत्रिकाओं के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से प्रचार किया कि मुझे टिकट नहीं मिली तो कोई बात नहीं, हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी को भारी मत से जिताना है, ये प्रचार किया और भारी मत से हमने जिताया। हमने पार्टी के साथ में कभी भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया और हमने ये काम किया। सर्वे रिपोर्ट आपकी चल रही है सर, आप किस मुद्दों पे चुनाव लड़ोगे? मैं विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ूंगा। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, उन्होंने कहा था कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, ये इनका मुद्दा था। और हम इन्हीं मुद्दों पे जाएंगे कि जो हमारे गहलोत साहब ने खूब काम दिए। उसके बाद में जो यहाँ अभी कल रात कैंप हुआ था, उसमें 10 प्रकार की योजनाएं थी, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, दुर्घटना बीमा हो, 100 यूनिट बिजली माफ़ हो और 2000 यूनिट बिजली किसान के लिए माफ़ की हो, या फिर 500 और 700 रुपये से बढ़ाकर पेंशन 1000 रुपया की हो। इस प्रकार की जो योजना थी, इन योजनाओं के मुद्दे पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और यहाँ पर विकास, पहले जब 2008 से हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे, इनके नेतृत्व में पहले बिछवाड़ा में यहाँ पर तहसील नहीं थी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने तहसील खोली, SDO कोर्ट खोली, रजिस्ट्रार ऑफिस खोला। उसके बाद में थाना मेवाड़ा आने जाने का रोड नहीं था, तो 45 करोड़ का रोड भी दिया। और उसके बाद में जो हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री सड़क योजना की जो बात चल रही थी, उसमें
132 पूरे ज़िले के थे, उसमें से 86 प्रधानमंत्री सड़क योजना सिर्फ विधानसभा डूंगरपुर के थे। उसके बाद में हमारे डूंगरपुर में हरिदेव जोशी जनरल हॉस्पिटल है, उसमें उसको भी क्रमोन्नत किया था। उसके बाद नगर पालिका डूंगरपुर थी, उसको नगर परिषद बनाया। उसके बाद में हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री पहले टर्म में जब 2008 से थे, 2-3 बार कैंप चलाए, उसमें म्यूटेशन खोलने हो, अलॉटमेंट करना हो या किसी प्रकार की कोई भी कमी रही हो, और उन कमियों को पूरा करने के लिए उन्होंने गाँवों में कैंप लगाए। अच्छा काम हुआ और इससे लोगों को काफ़ी लाभ मिला। उसके बाद में जो ज़मीन जंगलात में लोगों ने अपने मकान बना लिए थे और 40-50 साल से रह रहे थे, ये भी केंद्र में हमारे मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। उन्होंने ये तय किया कि जो आदमी वहाँ पर बैठे हैं इनको अधिकार पत्र दिए जाएं। तो हमने हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र में अधिक से अधिक अधिकार पत्र दिलाए। इस प्रकार लोगों को बहुत ही लाभान्वित किया और आने वाले समय में हम ये देखेंगे कि जो भी यहाँ कमियाँ रही हैं उन कमियों को दूर करने में हम अहम भूमिका निभाएंगे। सर बताइए, आपके क्षेत्र में कितने बूथ है और किस मुद्दों पे आपका चुनाव लड़ा जाएगा? सर हमारे विधानसभा डूंगरपुर में 2 ब्लॉक हैं, डूंगरपुर और बिछीवाड़ा। उसमें 237 पोलिंग बूथ हैं, उसमें से 111 बिछीवाड़ा में पोलिंग बूथ हैं, 94 डूंगरपुर में है और 32 नगर पालिका में है। इस प्रकार कुल विधानसभा की वो वोट देने वोटरों की संख्या है 2,57,486 और उसमें महिला 1,27,400 के लगभग हैं और पुरुष 1,29,999 के लगभग हैं। सबसे ज़्यादा आबादी एसटी की है, उसके बाद में ओबीसी की है, जनरल भी है, राजपूत भी हैं, माइनॉरिटी के भी हैं और एससी के भी हैं। कुल हमारे 237 पोलिंग बूथ हैं और 237 पोलिंग बूथ में कम से कम 2,57,486 के लगभग वोटर्स लगभग हैं। अभी और जुड़ेंगे तो इन सब पे प्रति पंचायत प्रति पोलिंग बूथ हमारे कार्यकर्ता नियुक्त करेंगे, नियुक्त किए हैं और उसके माध्यम से चुनाव लड़ेंगे। सर बताइए, आप जीत जाते हो विधानसभा में, आपके डूंगरपुर विधानसभा के लिए आप क्या मुद्दे उठाओगे? विधानसभा डूंगरपुर के लिए बहुत बड़े बड़े मुद्दे ये भी हैं कि हमारे यहाँ पर जो बारिश का पानी है पूरा बहकर गुजरात में सोन नदी में जाता है। सबसे पहले हम ये कोशिश करेंगे कि यहाँ पर पानी रोकने की योजना बनाएंगे और इरिगेशन विभाग के माध्यम से बड़े बड़े एनीकट बनाने का मुद्दा उठाएंगे। उसके बाद में डूंगरपुर ज़िले के लिए पानी की बड़ी किल्लत है। इस साल बरसात नहीं आई तो पानी डीमिया में भी ख़त्म हो गया और पानी की बहुत कमी है। तो जैसे मेरे को टिकट मिली और पार्टी मुझे इसके योग्य समझे और जीत जाऊंगा तो सोम कमला अम्बा का पानी डूंगरपुर लाने की पूरी कोशिश करेंगे और विधानसभा में ये बात मुद्दा उठाएंगे कि पानी सोम कमला का जा रहा है उसको डूंगरपुर मुख्यालय पर लाने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद में जहाँ जहाँ सड़कें नहीं हैं और सड़कें बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे वक्त में मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी थे, उन्होंने 1250 करोड़ रुपया पीपी मोड पर रेल के लिए स्वीकृत किया था। आधा पैसा भारत सरकार को देना था और आधा पैसा राज्य सरकार को देना था। पीपीपी मॉडल पे ट्रेन डूंगरपुर से रतलाम वाया बांसवाड़ा जानी थी, लेकिन वो काम बीजेपी सरकार ने नहीं करने दिया और उसको बंद कर दिया गया और आज तक वो काम रुका पड़ा है। हमारी
राजस्थान में सरकार बनती है और केंद्र में सरकार बनती है तो हम उसको पुनः ये काम शुरू कराने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, ये हमारा काम रहेगा। बाकी जहाँ जहाँ शिक्षा के बारे में कहीं कमियाँ हैं तो इसके लिए भी स्कूलों को खोलने और क्रमोन्नत करने का काम करेंगे। पीएससी सीएससी को क्रमोन्नत करने का काम करेंगे। उसके बाद में हमारे यहाँ पर दूर दराज क्षेत्र है जो आप देख रहे हो कि एक मकान इस पहाड़ी पे, दूसरा मकान दूसरी पहाड़ी पे, तो दूर दूर है। तो हम लोग ये मांग करेंगे कि पॉपुलेशन के आधार पे या राशन कार्ड के आधार पर कम से कम लोगों को छोटी छोटी दुकानें खोल कर FOR साइट मतलब डोर टू डोर वितरण व्यवस्था कराने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद में हमारे यहाँ पर अभी हमारे अशोक गहलोत जी ने महिलाओं के लिए स्मार्टफोन योजना लागू की है। उसमें कम से कम 40 लाख स्मार्टफोन मिलने वाले हैं। इससे कई महिलाओं को भी फ़ायदा पहुंचेगा और साथ साथ में रक्षाबंधन पर बिना पैसे रोडवेज की बस में यात्रा करने का भी मौका दिया गया है। उसके बाद कहीं भी महिलाएं जाती हैं तो हाफ टिकट पर जा सकती हैं। ये हमारे अशोक गहलोत जी ने यह निर्णय लिया है। उसके बाद में गहलोत साहब ने यह भी कहा है कि बाउंड्री जहाँ जहाँ भी दूर दराज में मकान हैं उनके तारबंदी करके बाड़ लगाई जाए। मुफ्त में खाद बीज मिलता है, इसका भी लोगों में अच्छा वितरण हो और उसकी बराबर निगरानी हो, ये भी हमारे मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है। उसके बाद में यहाँ पर जो गैस का बाटला 1100 रुपये मिलता था, वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने महंगाई राहत शिविर में 1100 का बाटला 500 रुपये देने की जो घोषणा की है और आज सभी लोगों को मिल रहा है, उसका लाभ उठा रहे हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, आपके यहाँ के लोग जो है कभी अहमदाबाद जाते हैं, कोई बम्बे जाता है, तो उन लोगों का प्लान रोकने के लिए कोई प्लानिंग करोगे आप? यदि मुझे टिकट मिलती है और मैं जीतूंगा तो निश्चित पढ़े लिखों को नौकरी मिले। उसके लिए कहीं न कहीं फैक्ट्री है या फिर छोटे मोटे कल कारखाने लगे हैं, इस बारे में आजकल सभी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन थोड़ा मंद गति से चल रही है। हम लोग यदि जीतते हैं और टिकट मिलती है तो निश्चित लार्ज स्केल पे इस काम को बढ़ाएंगे और युवाओं को अच्छी शिक्षा मिले और शिक्षा के साथ साथ सबको रोजगार मिले, ये हमारी नीति रहेगी कांग्रेस की। साथ ही हमारे यहाँ पर केंद्र सरकार ने बहुत ही भेदभाव किया है। सबसे पहले ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि एक एक के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे और अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन आए नहीं और 15 लाख आए नहीं, लोगों को धोखा दे के इन्होंने राज ले लिया और ये कह रहे थे कि सबके लिए खुशहाली होगी। लेकिन आज महंगाई से लोग इतने जूझ रहे हैं कि तेल की कीमत देखो तो आसमान छू रही है। टमाटर 200-300 रुपये हो गया और यहाँ पर दालें 200 रुपये किलो हो गई। इन्होंने इतनी महंगाई बढ़ा दी और बढ़ाकर हमारे यहाँ पर जो मुख्यमंत्री जी हमारे मनमोहन सिंह सरकार के समय जो भी योजना लाए थे, चाहे वो राजीव गांधी विद्युतीकरण हो, उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण कर दिया। हमारे मनमोहन सिंह सरकार ने राजीव गांधी सेवा केंद्र के नाम से जितने भी हर पंचायत में राजीव गांधी सेवा केंद्र खोले थे, इनको उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय कर दिया। ऐसा भेदभाव करके हमारे पार्टी को कमज़ोर करने के लिए बहुत ही गलत नीतियाँ अपना रहे हैं। मैं इनका पुरजोर विरोध करता हूं और हमारे मानगढ़ जैसा धाम, पवित्र स्थान, जहां पर 1500 लोगों को अंग्रेज़ों ने गोली से मार गिरा था, शहीद हुए थे या वहां पर आए थे, तो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री थे, उनको वहां पर एक पैकेट मांगा गया था कि शहीदों के स्मारक के लिए कोई अच्छा पैकेज की घोषणा करें, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उनकी सरकार ने कोई घोषणा नहीं की। और अभी
जो हमारे 9 तारीख को विश्व आदिवासी दिवस था, उस दिन हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी यहाँ पधारे। उन्होंने मानगढ़ धाम के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। मैं उनकी बहुत ही प्रशंसा करता हूँ और इससे हमारा आदिवासी क्षेत्र में अच्छा विकास होगा और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति आभार होगा। और हमारा बेणेश्वर तीर्थ स्थान है, जो यहाँ लोग कहते हैं कि यहाँ का हरिद्वार है। वहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने 100 करोड़ रुपया देकर पुल का निर्माण करा रहे हैं, जिससे डूंगरपुर बांसवाड़ा आने जाने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। इस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी ने कई सारे काम किए हैं। मैं उनकी प्रशंसा करते हुए अभी निश्चित ही हमारी कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। गहलोत साहब ने बहुत काम किए हैं, सभी संगठित हैं, एकजुट हैं। चुनाव आएंगे तो हमारी राजस्थान की भी सरकार बनेगी और केंद्र में भी हमारी सरकार बनेगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आगे की घड़ी में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे मानगढ़ धाम पर राहुल गांधी जी विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आ रहे थे। हमारा 12 बजे का टाइम था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने बिना कारण से उनकी सदस्यता रद्द करके इनको सरकार से बाहर कर दिया था। उन्होंने कोर्ट की शरण ली और मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने लोकहित में सभी भावनाओं की कदर करते हुए पुनः उनकी सदस्यता बहाल की और बहाल करने के बाद मीटिंग अटेंड कर राहुल गांधी जी मानगढ़ धाम आए और वहाँ पर लाखों की संख्या उमड़ी, जो देखकर बीजेपी के लोगों के होश उड़ गए कि कम से कम मानगढ़ धाम पर उस दिन कहीं पैर रखे इतनी जगह नहीं थी, इतने लोग वहाँ उपस्थित हुए। मैं आशा करता हूँ और जो बीजेपी सरकार हमारे साथ अन्याय करती है, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए 2024 में पुनः चुनाव होंगे, हमारे राहुल गांधी जी जीतेंगे और देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये मैं आशा करता हूँ। एकता समाचार के माध्यम से मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि जब राजेश पायलट जी थे, उन्होंने बोट क्लब में किसान की रैली रखी थी। उस वक्त भी हम यहाँ से गए थे और जब भी पार्टी ने हमको जो आदेश दिया, चाहे वो दिल्ली की रैली हो, चाहे जयपुर की रैली हो, चाहे राहुल गांधी जी की बांसवाड़ा रैली हो, चाहे 2008 में सोनिया जी की बेणेश्वर रैली हो, उस वक्त हमने कम से कम बांसवाड़ा भी हम 5000 लोग लेके गए थे, बेणेश्वर में इससे भी ज़्यादा लेके गए थे और अभी भी मानगढ़ में जो रैली हुई थी उसमें भी चाहे 150 किलोमीटर दूर पड़ता है, पर हम यहाँ से कार्यकर्ता को लेके गए थे। उसके बाद में जब ये कोरोना काल आया, उस वक्त ये रास्ते से बंद थे, आना जाना बंद कर दिया था। हम लोग रतनपुर जो हमारा बॉर्डर पड़ता है, वहाँ पर रोटी वालों को रोटी, पानी वालों को पानी और बिस्किट वालों को बिस्किट, लोगों को कई प्रकार की सेवाएं की। लोगों को ये पता नहीं था कि हमारा रास्ता कौन सा है, पर वो मोबाइल में रास्ता देख देख के खैरवाड़ा की ओर जाने के लिए निकलते हैं, तो हम लोग यहाँ से कई लोगों को खैरवाड़ा तक भी पहुँचाते हैं और उनको खाना भी खिलाते हैं। और रतनपुर जो अपना कैंप लगा था, वहाँ पर तो हम खाना भी वितरण करते थे। जब भी पार्टी ने हमको जो भी आदेश दिया, हमने पूरी पालना की। उसके बाद में हमारे जननायक जो यहाँ रतनपुर आए थे, उस वक्त भी हमको जो काम दिया बखूबी हमने निर्वाह किया और हर प्रकार का काम हमने किया। कांग्रेस ने जो आदेश दिया, पार्टी ने जो आदेश दिया, चाहे वो डोटासरा जी हो, चाहे वो पायलट साहब हो, चाहे वो सीपी साहब हो, हमारे वक्त में जो भी अध्यक्ष थे, उन्होंने जो हमें काम बताया, हमने बिल्कुल पूरा किया, निष्ठा से पूरा किया। हमारे यहाँ पर कई प्रकार की मेरे वक्त में योजना चली, बड़ी बड़ी योजना भी चली। हॉस्पिटल को, जनरल हॉस्पिटल को क्रमोन्नत किया। उसके बाद में PPP मोड पर
मेडिकल जो कॉलेज बनाया था वो हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने यहाँ से प्रस्ताव बना के भेजा था। उसमें खोडनिया साहब का भी हाथ था। हमने कहा भाई हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज हो जाए तो लड़कों के पढ़ने की और ट्रेनिंग करने की दुविधा दूर हो। तो उस वक्त उन्होंने पीपी मोड़ पर मेडिकल खोलाने के लिए एक पीपी मोड़ पर प्रस्ताव बनवाकर केंद्र सरकार को भिजवा था। उसके बाद अभी भी हमारे यहाँ पर जो एग्रीकल्चर कॉलेज खोला है, ये भी हमने दिनेश जी को कहा था कि भाई हमारे यहाँ पर कई प्रकार के काम तो हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा कमी एग्रीकल्चर कॉलेज की है, तो ज़िले में एक एग्रीकल्चर कॉलेज होना चाहिए। तो वो भी उन्होंने पूरा कराया और कॉलेज खुला। इसके लिए हम यहाँ क्षेत्रवासी सब उनको धन्यवाद व्यक्त करते हैं। एकता समाचार मेरे को टेलीफोन आया कि भाई हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने विचार किया कि मैं पहचानता नहीं था और ऐसे जानता था, लेकिन टेलीफोन मेरे पास में ऐड नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि हम एकता समाचार से आपके सर्वे के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, हम आना चाहते हैं। तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम। एकता समाचार ने बहुत अच्छा काम किया। इनकी पहुंच कम से कम 50 लाख लोगों तक पहुंची है और मैं इनके 6 साल पूर्ण होने पर उनको बधाई देता हूं और ये आशा करता हूं कि इनका कार्यक्रम निरंतर चलता रहे और हमारे जो भी यहाँ की मूलभूत आवश्यकताएं आप अपने टीवी के माध्यम से अरस परस दिल्ली, जयपुर और हमारे बीच में पहुँचाते रहें, यही आशा करता हूँ। धन्यवाद। सर बताइए, एकता समाचार के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हो जनता के बीच? एकता समाचार सबसे पहले आप ऐसे दूर दराज दुर्गम स्थल पर पहुँचे, आपको बहुत बहुत बधाई। हमारे एरिया से आपने मुलाकात की। मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि हमारे वरिष्ठ नेता हैं, डूंगरपुर जिले के भी हैं, प्रदेश के भी हैं और राष्ट्रीय नेता भी हैं। उनसे मेरी अपील रहेगी कि मेरा पिछला कार्यकाल, चाहे वो सरपंच का हो, चाहे वो उप प्रधान का हो, चाहे वो प्रधान का हो, चाहे फिर प्रधान का हो, चाहे वो एमएलए का हो, सबके साथ मेरा अच्छा जुड़ाव रहा। किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। आगे ये अपील करना चाहता हूँ कि यदि पार्टी मुझे इसके योग्य समझे तो मुझे टिकट दे, मैं वापस जीत कर आप लोगों की सेवा करूंगा और छोटे से छोटे, बड़े से बड़े सबको साथ में लेकर काम करेंगे और यहाँ के विकास के कार्य में आपका भागीदार बनूंगा। यही कहते हुए एकता समाचार को धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ पधारे और आपने हमारी मुलाकात ली। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।